प्याज की खेती। राघव हर साल अपने खेतों में सिर्फ और सिर्फ प्याज की खेती किया करता था। अक्सर वो इस बात का ध्यान रखता था कि बाजार में कौन सी सब्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अक्सर उसी सब्जी का वो खेती किया करता था। प्याज की हमेशा ही बाजार में अच्छी डिमांड रहती थी, इसीलिए वो ज़्यादातर प्याज ही बोता था। एक साल प्याज के दाम आसमान छूने लगे थे। राघव की पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, बीज डालने का समय हो गया है। पूरे गांव ने बीज डाल भी दिए और आप अभी तक बाजार से बीज लेकर भी नहीं आए हो। बात क्या है? अरे तुम तो नाराज हो जाती हो। आज वहीं जाने का मेरा प्रोग्राम है। मैं शहर जाकर बीज लेकर आता हूँ और उसी दुकान से लाऊंगा जहाँ से हमेशा से लाता हूँ। मुनाफा तो बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। राघव शहर उसी दुकान पर जाता है जहाँ से वो हर साल बीज लेकर आया करता था, लेकिन इस साल वो दुकान बंद थी। आस-पास पूछने के बाद पता चलता है कि अब वो दुकान घाटे में जा रही थी, इसीलिए हमेशा के लिए बंद हो गई। राघव को किसी और दुकानदार और उसके बीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। राघव खाली हाथ घर लौट आता है। उसकी पत्नी ये सारी बात सुनकर हैरान रह जाती है। ये आपने क्या किया? एक दुकान बंद हो गई तो क्या हुआ? अरे किसी और दुकान से ले लेते। सारी दुनिया एक ही दुकान से हमेशा ही थोड़ी ना बीज लेती है। अब क्या बोओगे, क्या करोगे? मैं तो कहती हूँ कल ही जाओ और जाकर बीज लेकर आओ। अगले दिन राघव नई नई दुकानों पर जाकर बीज के लिए बात करता है, मगर कहीं भी उसे प्याज के बीज नहीं मिलते। पूरे बाजार में प्याज के बीज खत्म हो चुके थे। यही बात जब वो घर में पत्नी को आकर बताता है तो वो बहुत नाराज हो जाती है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। अब क्या करेंगे? मुनाफा तो छोड़िए, खेती करना ही मुश्किल है बिना बीज के तो। राघव मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मैं जानता था तुम यही कहोगी, लेकिन इस बार मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? राघव घर में पड़ा हुआ एक पुराना संदूक खोलता है और उसमें से कुछ बीज निकालता है। अपनी पत्नी को दिखाते हुए राघव कहता है, ये बीज देख रही हो? ये मरते हुए माँ ने मुझे दिए थे। ये कोई आम बीज नहीं है, ये बहुत अच्छी फसल के बीज हैं। माँ ने कहा था, कभी किसी मौसम में अगर ऐसा हो कि बीज न मिले तो इन बीजों को खेतों में डालकर गुजारा कर लेना। माँ तो माँ होती है ना। देख, मेरे पास बीज है। इस बार तो फसल ऐसी होगी कि पूरे गांव के पास ऐसी प्याज न मिलेगी। हाँ, ये तो आपने सच में कमाल की बात कर दी। अगले ही दिन राघव अपनी पत्नी के साथ खेतों में बीज डाल देता है। खेतों में बीज डालने के बाद एक अजीब चीज होती है। एक एक प्याज का साइज इतना बड़ा होता है कि हर कोई दूर दूर से उसके खेत देखने आता है। एक एक प्याज 5-5 किलो का था। न केवल राघव का प्याज दूर देश तक जाता है, बल्कि उसे इस बात का बहुत मुनाफा भी होता है। कभी कभी नुकसान के पीछे भी कोई फायदा होता है। बस हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। तोता और कबूतर दिन भर एक बड़े से आम के पेड़ के ऊपर मस्ती किया करते थे। एक दिन तोते ने कबूतर से कहा, तुम्हारा ये सुंदर रूप देखकर मेरा तो जी करता है, काश मैं भी इतना गोरा चिट्टा होता। कबूतर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा ये हरा रंग मुझे बहुत प्यारा लगता है तोते। तुम्हें देखकर तो पता ही नहीं लगता कि तुम पेड़ हो या पेड़ पे तुम बैठे हो। दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं और फिर दोनों कहते हैं, लेकिन एक बात तो है, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक ही रंग में रंग जाएं? दोनों इस बात पर बहुत विचार करते हैं। कैसी मुश्किल बात कर दी दोस्त, ये तो असंभव है। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। दोनों को बारिश बहुत पसंद थी। अरे दोस्त, तुम कहो तो थोड़ा बारिश में घूमा जाए। हाँ, अच्छा रहेगा।
दोनों मिलकर बारिश का मजा लेने लगते हैं, मिट्टी में जाकर खेलने लगते हैं। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी। वो देखते हैं कि सामने एक मोर बहुत मस्ती में नाच रहा है। उसे नाचता हुआ देखकर उन दोनों का भी नाचने का बहुत जी करता है। अरे देखो दोस्त, मोर कितनी खूबसूरत तरीके से नाच रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं। कबूतर और तोता भी नकल करने लगते हैं और दोनों नाचने लगते हैं। अब उन दोनों के पंख मिट्टी से सन जाते हैं और दोनों भूरे रंग के दिखने लगते हैं। जब वहाँ पर मोर आता है, उन्हें नाचता हुआ देखता है। समझ में नहीं आता कि कौन तोता है और कौन कबूतर। तुम दोनों तो एक रंग में रंग गए हो। ये बात सुनकर कबूतर और तोता भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये तो हम बात आज कर ही रहे थे कि काश हम दोनों एक ही रंग में रंग जाएं। दोनों दोस्त हंसते मुस्कुराते अब मोर के साथ नाचने लगते हैं। कुछ देर के बाद तीनों तालाब के पास जाते हैं और अपने पंखों को साफ करके सुखा लेते हैं। बारिश भी रुक जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। डायनासोर का अंडा। एक दिन गांव में बहुत सुंदर मेला लगता है। तरह तरह के झूले, बहुत रंग बिरंगी दुकानें, कपड़े, सब कुछ मेले में मिल रहा था। एक बड़ी ही सुंदर लड़की अपनी दुकान के बाहर जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को अपनी बातों से आकर्षित कर रही थी। वो कह रही थी, आ जाओ, डायनासोर का सोने का अंडा देखो। देखने के लिए सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए में सोने का अंडा। डायनासोर के सोने का अंडा देखो और 5 रुपए में मजे ले जाओ। उस लड़की की बातें सुनकर मेले में आया हर कोई इंसान उस सोने के अंडे को देखना चाहता था। लोगों की लाइन लग गई थी। हर कोई उस अंडे को देखकर बहुत हैरान था। आइए, क्यों, कैसा लगा अंडा? मजा आया ना? आते जाओ, 5 रुपए। हर जगह वो लड़की बहुत मशहूर हो गई थी। दूर दूर से, गांव से लोग उस मेले में सिर्फ इसीलिए आ रहे थे क्योंकि वो लड़की डायनासोर का सोने का अंडा दिखा रही थी। तभी एक अध्यापिका ने, जो मेला घूमने आई थी, उसने उस बच्ची से पूछ लिया, अरे बेटा, डायनासोर की प्रजाति तो लुप्त हो चुकी है, तुम्हारे पास डायनासोर का अंडा कैसे आया, और वो भी सोने का? और अगर ये सच में सोने का है बेटी, तो तुम उसे बेचकर अपने दिन क्यों नहीं बदल लेती हो? इस तरह गांव-गांव जाकर मेलों में ये अंडा क्यों दिखाना? अध्यापिका की बात सुनकर पिंकी नाम की वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। टीचर जी, धीरे बोलिए, आप जरा मेरी बात सुनिए। हाँ, बताओ। दुकान के पीछे ले जाकर पिंकी अध्यापिका से कहती है, वो क्या है ना, हम बहुत गरीब हैं और आप तो जानती हैं, लोग तो झट से मूर्ख बन जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर ये मिट्टी का अंडा बनाकर मैंने उसे सुनहरे रंग में रंग दिया है और हर किसी को यही कह रही हूँ कि डायनासोर का है। अब आप देख ही रही हैं, हर कोई इस बात को मान रहा है और इस बहाने मेरे घर में खाना पीना यानी आमदनी हो रही है। ये बात सुनकर अध्यापिका पिंकी को समझाती है, बेटा, ये गलत बात है। तुम झूठ बोल रही हो, लोगों को धोखा दे रही हो। मैं मानती हूँ कि तुम गरीब हो, मगर ये तरीका बिल्कुल गलत है। और अगर गरीबी है तो मजदूरी कर सकते हैं, मगर झूठ बोल के कमाया हुआ धन बहुत गलत है। और ये तुम्हारी पहली शिक्षा है जो मैं तुम्हें देती हूँ। पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी माँ से कहकर मजदूरी करना शुरू कर देती है। छोटा मोटा काम करती है और सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ने लगती है और अध्यापिका को कहती है, अब मैं मेले में नहीं जाती हूँ, अब मैं स्कूल जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और मजदूरी करके माँ बाप की मदद भी करती हूँ। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। यशोदा रोज अपने आंगन में पक्षियों के लिए पानी और अनाज रखा करती थी। हर रोज वहाँ पर 5 कबूतर आया करते थे। वो 5 भाई थे। 5 पानी पीते और अनाज खाते।
और अपने घर वापस लौट जाते। यह देखकर यशोदा का मन बहुत प्रसन्न होता था। आ गए मेरे पांचों के पांचों कबूतर। हाँ हाँ, पानी पियो, अनाज खाओ। यशोदा उन्हें पानी पिलाकर और खाना खिलाकर बहुत प्रसन्न होती और फिर खुद भी खाना खाकर आराम करने बैठ जाती। पांचों कबूतरों में से एक कबूतर बहुत चालाक था, जो सबसे बड़ा था। वो बाकी भाइयों को कहता था, अरे अरे कितना खाए जा रहे हो, मैं सबसे बड़ा हूँ, पहले मुझे खाने दो। बड़ा कबूतर सारे अनाज अकेले ही खा जाता था और बाकी कबूतरों के लिए थोड़े से दाने छोड़ दिया करता था। चारों कबूतर बहुत सीधे और भोले थे। वो अपने बड़े कबूतर की बात मानते थे। धीरे धीरे बड़ा कबूतर बहुत मोटा होता चला गया। उसका मोटापा इतना बढ़ गया कि अब वो ढंग से उड़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन खाने से वो बाज ही नहीं आता था। चारों कबूतर यह बात देखकर हैरान थे। चारों ने एक दिन चर्चा की। बड़े भैया इतने मोटे होते जा रहे हैं, 4 दाने देते हैं खाने के लिए। यशोदा तो पेट भरकर खिलाना चाहती है, मगर हमारा भाई वो कुछ छोड़ता ही नहीं। सही कहते हो, देखो जरा कितना मोटा हो गया है, लेकिन इसे हम पर दया नहीं आती। हम तो दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहे हैं। चारों बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन किसी भी नतीजे पर नहीं आते। एक दिन फिर से चारों अनाज खाने के लिए यशोदा के आंगन में जाते हैं। तभी यशोदा की नजर बड़े मोटे कबूतर पर जाती है। हाँ, कितनी देर से ये बड़ा कबूतर ही खाए जा रहा है और अचानक ये इतना मोटा कैसे होता गया? और बाकी के चारों इतने कमजोर? जरूर दाल में कुछ काला है। 2-3 दिन तक लगातार यशोदा देखती है कि बड़ा कबूतर सारे अनाज खा लेता है और थोड़े से अनाज चारों के चारों भाइयों के लिए छोड़ देता है, जिससे उन चारों का पेट नहीं भरता और वो चारों कमजोर होते जा रहे हैं। तो ये बात है। हाँ, अब मजा चखाती हूँ। यशोदा पूरी बात समझ जाती है। एक दिन जब बड़ा कबूतर अनाज खाने में मस्त था, यशोदा उसे अपने हाथों में पकड़कर एक पिंजरे में डाल देती है। बाकी के 4 कबूतर डर जाते हैं, पर वो कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम अनाज खाओ। ये सजा सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई के लिए है। बड़ा कबूतर हैरान रह जाता है और पूछता है, क्यों? ऐसा क्यों भाई? मैं सब जानती हूँ। सारे के सारे अनाज तुम खुद खा जाते हो और अपने चारों भाइयों को इतना कमजोर कर दिया है। अब जब तक ये मोटे तगड़े नहीं हो जाते और तुम पतले नहीं हो जाते, तुम इस पिंजरे में ही रहोगे। कई दिनों तक यशोदा उसे पिंजरे में ही दाना खिलाती है और चारों कबूतरों को जी भर के अनाज खाने को देती है। कुछ ही दिन में बड़े कबूतर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और यशोदा उसे खुला छोड़ देती है।